खा रहे हैं। तो थोड़ा सा लेट हो गया बस, और बीच में मुझे आना पड़ा। लॉज ऑफ मोशन आपका चल रहा था, 4 और 5 के लिए 1 to 3 में कितना हो गया तो मुझे बता दो। अभी तक सर ने, हाँ सर नमस्कार, अभी तक कितना डिस्कस किया आपने सर के साथ लॉज ऑफ मोशन में? अच्छा कोई बात नहीं, लॉज ऑफ मोशन में आपने स्टार्ट किया होगा एक क्लास सबसे पहले मेरे लीड तो आप लोग शायद रहे थे ना? हाँ मैंने केवल सिंगल क्लास, यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो होता है। लॉज ऑफ मोशन में एक रिव्यू ले लेते हैं कि आपने कितना जाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम करना बहुत मुश्किल होगा। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले कौन सा लॉ होता है? कितने लॉज हैं टोटल? 3। तो फर्स्ट वाला क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? वो तो हमने हिंदी पढ़ा दी, मतलब हाउ यू डिफाइन इनर्शिया, जब तुम कैसे परिभाषित करोगे? इसी वर्ष जो गतिमान है वो गतिमान में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसका स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कहता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि स्थिर अवस्था में तो स्थिर में रहेगी, विराम में तो विराम में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो इस प्रकार से जड़त्व तो एक ऐसी प्रॉपर्टी हुई जो स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। तो हम इनर्शिया को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इनर्शिया का टाइप्स ऑफ इनर्शिया मालूम कितने प्रकार का होता है? अभी समय पढ़ाया होगा, 2 प्रकार के होता है या 3 प्रकार के इनर्शिया? कौन कौन सा? घर्षण ठीक है। तो इनर्शिया भी हम क्लासीफाई करते हैं इनर्शिया को 3 तरह से, ठीक है। तो पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ये पढ़ा है ना सभी का। तीसरा कौन होता है? डायरेक्शन। इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन जानना थोड़ा जरूरी है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कोई एग्जाम्पल दीजिए। इसकी अगर व्यवस्था परिवर्तन हमें करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेगा। जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया, बोटल रेस्टिंग ऑन द टेबल, ठीक है। सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे ही इसमें घर्षण ना लगे तो ये चलता हाँ, जैसे कि बॉल है रोल कर रही है, देखा राउंड में चलती चली जा रही है, लेकिन सरफेस और बॉल के बीच घर्षण लग रहा है जो उसकी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, टाइम सर को रुक जाती है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे लग रहा है, ना लगे तो गति की अवस्था वैसी रहेगी, इनफाइनाइट टाइम तक वो गति करती रहेगी, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे कार में बैठ कर जाते हैं, अचानक से कोई लेफ्ट या राइट मोड़ दे तो जिस डायरेक्शन में मोड़ते हैं आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में गिर जाते हो। उसका रीजन क्या होता है? हमारी बॉडी स्ट्रेट चलने के लिए बिल्कुल इनर्शिया उसको डायरेक्ट कर रहा है कि स्ट्रेट चलेगी डायरेक्शन में, और कार अचानक से राइट मोड़ दिया तो बॉडी कार के राइट वो लेफ्ट, यानी कि पहली वाली ओरिजिनल पोजिशन में जाने की कोशिश करेगी। दूसरा एग्जांपल, जैसे बोलिए बाइक है, बाइक के पहियों में कीचड़ लग गया, अब आप क्या करते हो? जैसे पहिया घूमता है तो वो कीचड़ लगा क्यों नहीं रहता है, वो छूट क्यों रहता है? वो पहिया घूमेगा, उसकी किसी भी पॉइंट जहाँ से निकलेगा स्पर्श रेखा के अंदर वो चला जाएगा, है ना, जो उसका पहिया का उस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? जब वो घूम रहा है, जो मड लगा है बाइक में, टायर में, उसमें क्या है कि हर पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग उसका डायरेक्शन डिफाइन होगा कि अगर उसको चिपकाए ना रखे कोई फोर्स
तो वो टेंजेंट के अलोंग जाने की कोशिश करेगा। टेंजेंट समझ रहे हैं ना, स्पर्श रेखा के अलोंग जाने की कोशिश करेगा। ये व्हील है और मड लगा हुआ है कई पॉइंट्स पर, तो कहीं पर देखेंगे वो टेंजेंट के अलोंग भी जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे वो वहाँ से रिलीज होगा तो टेंजेंट के अलोंग जाएगा, ना कि पहिए के चक्कर लगाया। अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ना होता तो क्या होता, एक बार अगर बाइक का पहिया कीचड़ में घुस जाता तो हमेशा उसमें कीचड़ लगा ही रहता, आप वो उसको छुटा ही नहीं सकते थे, धोना ही पड़ता सकते, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाइफ में ऐसे हैं जो भगवान ने प्रकृति को बनाया, बड़ा सोच समझ के बनाया। इनर्शिया 3 तरह के इनर्शिया दिए हैं, अगर तीनों ना होते तो लाइफ बहुत कठिन हो जाती। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ना होता तो इस बोतल को हम यहाँ मेज पे रखे जाते, तो थोड़ी देर बाद पानी चाहिए तो बोतल यहाँ से उस कोने में भाग गई होती, जब वहाँ पर रखते जाते तो दूसरी जगह चली जाती। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ना होता, इनर्शिया ऑफ मोशन ना होता, तब क्या होता बताइए? कुछ हमारे व्यवहारिक दैनिक जीवन में कोई फर्क पड़ता? इनर्शिया ऑफ मोशन ना होता। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब समझ रहे ना, कि अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में बनी रहेगी वो बॉडी, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी वो बिना एक्सटर्नल फोर्स के गति की अवस्था में रहेगी, और एक्सटर्नल फोर्स लगने पर भी हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा अगर इनर्शिया ऑफ मोशन ना होता है। तो क्या करते हैं, अगर किसी बॉल को एक बार मैं फेंक देता हूँ तो वो जहाँ तक जगह पाती वहाँ तक चलती चली जाती है, फ्रिक्शन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा चीज़ों का डाइवर्जन हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि कॉन्सेप्ट आपके बने, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें शुरू करें। पहले फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो यहाँ एनर्शिया, फिर हमने बात किया एक्सटर्नल फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स सभी लोग जानते हैं, बताइए कैसे डिफाइन करेंगे? हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, फोर्स क्या है, बल क्या है, धक्का है या खिंचाव है। तो या तो किसी चीज़ को हम पुल करें या पुश करें, धक्का दें या खींचें, तो हम कहते हैं कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि किसी भी वस्तु की अवस्था, विराम या गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकती है। गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकती है और विराम की अवस्था को भी परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। कितना हो गया? फोर्सेस नेचर में कितने प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं इसको एक बार देखो। फोर्सेस कितने प्रकार के फोर्सेस आप लोग को मालूम है? जो हमारी प्रकृति है उसमें मेनली 4 ही फोर्स हैं, और जितने भी प्रकार के बल आप पढ़ेंगे वो सब उन्हीं के रूप हैं। फंडामेंटल कौन कौन से फोर्सेस पढ़े हैं? हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस की। देखो एक आपने पढ़ा है गुरुत्वीय बल, है ना, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब कि वो अपने आप में डिफाइंड हो, हम उसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा बताइए। नहीं, घर्षण इसमें नहीं, वो भी नहीं है। केवल 4 प्रकार के बल हैं जिनसे पूरी प्रकृति कंट्रोल होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? ग्रहों को, उपग्रहों को, है ना, तारों को, पूरी आकाश गंगाओं को बांधे रखता है ब्रह्मांड, है ना। हमारा सोलर सिस्टम पूरा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो सन के चारों में प्लैनेट्स रिवॉल्व नहीं करते, हम लोग इस वक्त पर ना हो तो सारा स्कैटर हो जाए, फैल जाए, है ना। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा है ना, ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत, जब चैप्टर वहाँ पे आएगा तो जिसका भी टर्म होगा वो डिफाइन करेगा। तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि आपने पढ़ा कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और छोटी सी जगह में 10⁻⁻15 मीटर। एटम का साइज क्या होता है? एटम साइज ऑफ द एटम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का। और साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का, ठीक है ना। तो क्या होता है 10⁻⁻15 बहुत छोटा, परमाणु का भी 1/1000वां हिस्सा। उतनी छोटी जगह में धनात्मक प्रोटॉन जब रहेंगे तो इनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा। कूलाम का नियम पढ़ा है ना आपने कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो प्रोटॉन बहुत सारे प्रोटॉन्स नाभिक में भरे हुए हैं और सभी पॉजिटिव हैं, तो इनको एक दूसरे से दूर हट जाना चाहिए, यानी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाना चाहिए। और जब न्यूक्लियस स्प्लिट होता तो क्या होता है? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया आप जानते हैं कितनी खतरनाक होती है, कितनी ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, उससे हम परमाणु बम बना सकते हैं। तो अगर ऐसा होता कि स्ट्रांग फोर्स ना होता, स्ट्रांग फोर्स ही प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखता है। अगर ये ना होता तो पूरा न्यूक्लियस बिखर गया होता। बिखर गया होता तो कोई एटम का अस्तित्व ना होता, एटम ना होता तो कोई मॉलिक्यूल ना बनता, स्ट्रांग फोर्स ना होता तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन नहीं रह पाते। जब नाभिक नहीं होता तो परमाणु का अस्तित्व नहीं होता, परमाणु नहीं होता तो अणु नहीं होते। हमारी बॉडी प्रोटीन्स की मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, हम कोई नहीं होते। मतलब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा होती और मैटर नहीं होता, है ना। कोई चीज़ संभव ही नहीं। तो सारा कुछ किसके कारण संभव है? स्ट्रांग फोर्स। ये नाभिक के अंदर है। चौथा होता है वीक फोर्स। ये तो आसानी से याद हो जाएगा, स्ट्रांग और वीक। और ये दो आपको ऐसे अमाउंट में ये 4 प्रकार के कुल फोर्सेस होते हैं। और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि शायद एक ही प्रकार का फोर्स होता होगा, ये चारों भी उसी के रूप हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका पता नहीं लगा। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को यहीं पर फिनिश करते हैं। अब जो दैनिक जीवन में हम लोग फोर्स अनुभव करते हैं, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम डिस्कस करना चाहेंगे ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ की मैकेनिक्स है, इसमें लॉ ऑफ मोशन। तो हम जितने भी बलों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अभी आपको शायद बुक्स आप लोगों ने ली हो तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, बुक के वही प्रॉब्लम्स हैं। कोई ब्लॉक है टेबल पे रखा है, उसको किसी बल से खींच रहे हैं, दूसरा गुटका उसमें बांध दिया, तीसरा बांध दिया, एक्सीलरेशन निकालो, टेंशन निकालो, है ना। पुली वाली प्रॉब्लम्स होगी, ढेर सारी प्रॉब्लम, पुली में गुटका लटका होगा, वो वाली प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। आसान तब है जब आप क्रमबद्ध तरीके से इनके स्टेप समझ जाओगे। स्टेप समझ गए तो कैसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कर देगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर फोर्सेस पढ़ेंगे वो मैकेनिकल फोर्सेस केवल हम पढ़ेंगे। इनमें से किसी भी प्रकार का फोर्स हो सकता है। इन सभी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब है कि जब 2 बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती हैं तभी वो वाले फोर्स वर्क करें। जैसे घर्षण, घर्षण क्या है? ये डस्टर रखा हुआ टेबल पे है ना, इसको मैं फोर्स लगा के चला रहा हूँ और फोर्स हटा दिया तो रुक रहा है। तो क्यों रुक रहा है? इसका मतलब इसकी ये वाली सतह और ये वाली सतह, इनके बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन को। अब कंसीडर करो कि अगर ये गुटका हवा में तैर रहा होता तो क्या इसके बीच घर्षण लगता है? सरफेस पर नहीं। तो घर्षण बल कैसा हुआ? कांटेक्ट फोर्स हुआ। मतलब जब सरफेस कांटेक्ट में होगी तभी लगेगा। तो
तो यहाँ पर आप लिखिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कैसा हुआ? कांटेक्ट। और बताइए कोई कांटेक्ट फोर्स है? दिमाग करो थोड़ा सा, कुछ हिंट देते हैं। आपने इलास्टिसिटी पढ़ा है, विस्कोसिटी पढ़ा है इंटरमीडिएट में, सब किस क्लास के स्टूडेंट हैं? मिनिमम किस स्टैंडर्ड के हैं? 11th का है कोई क्या? 11th का नहीं है, 12th के तो मैक्सिमम होंगे। 12th पास हो सारे, तो BSc कर रहे हैं क्या? अच्छा, BSc कौन कौन कर रहा है? BSc आप कर रहे हो, सेकेंड सेमेस्टर है आपका? सेकेंड सेमेस्टर में नहीं, फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड वो सेमेस्टर सिस्टम आ गया ना, तो सेकेंड सेमेस्टर में होंगे ना BSc। ठीक है, आप लोगों ने श्यामता पढ़ा है? श्यामता किसने किसने पढ़ा? विस्कोसिटी, श्यामता दो द्रवों के बीच जो हाँ, जैसे हमने पढ़ा कि गाढ़े लिक्विड होते हैं वो आसानी से नहीं बहते हैं। जैसे यहाँ पानी फैल जाए आसानी से बह जाएगा है, और ग्लिसरीन फैल जाए तो उतनी आसानी से नहीं बहेगी। तो ग्लिसरीन का मतलब हुआ कि वो ज़्यादा विस्कस है ना। विस्कस फोर्स आता कहाँ से है? लिक्विड को हम बहुत डिफरेंट परतों से, लेयर्स से मान सकते हैं। तो जब कोई लिक्विड बहता है तो ऊपर वाली परत तेज़ी से बह रही होगी, नीचे वाली परत कम तेज़ी से बह रही होगी। जैसे नदी में पानी बह रहा है तो तली में जो पानी होगा वो धीरे बह रहा होगा, सरफेस वाला पानी होगा वो तेज़ी से बह रहा होगा। तो अगर पूरी गहराई को हम कई परतों में डिवाइड कर दें तो ऊपर वाली परत सबसे तेज़ बह रही होगी। तो इसका मतलब है कि परतों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, अपेक्षिक गति हो रही है। तो उनके बीच जो फ्रिक्शन लगता है वही विस्कस फोर्स होता है। तो विस्कस फोर्स भी कैसा हुआ? कांटेक्ट फोर्स हुआ। ठीक है ना, विस्कस फोर्स कांटेक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, और बताइए कौन सा सकता है? बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, आंधी आ रही है, ठीक है, सामने से तेज हवा चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फिर जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो किधर, मतलब साइकिल चला रहे हैं तो किधर जाना आसान होगा? हवा की दिशा में या विपरीत? हवा की दिशा। जब हवा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो हवा हमारी बॉडी से टकराती है, टकराकर हमें रोकने की कोशिश करती है। तो उसको कहते हैं वायु का प्रतिरोध, यानी कि एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो भी कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि हमारी बॉडी से कांटेक्ट कर रही है ना एयर, तब हमें रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे कि गुटके का सरफेस का खुरदरा होना गुटके को चलने से रोक रहा है, वैसे ही हवा का तेज होना हमें चलने से रोकता है। तो इसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस जो होता है ये भी कांटेक्ट फोर्स होता है। अब सामान्यतः जब आप प्रॉब्लम्स करोगे, चाहे IIT वाले स्टूडेंट्स हो चाहे नीट वाले, हमेशा ये कहा जाता है फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, है ना, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हमेशा कहते हैं। तो जब फोर्स अप्लाइड हम अप्लाई करते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, या तो रस्सी से बांध के खींच रहे होंगे, या धक्का दे रहे होंगे, है ना, या उठा रहे होंगे, है ना, या रस्सी से बांध के पुलिस लटका रहे होंगे, तो हर किसी में कांटेक्ट होगा। गुटके ऊपर फोर्स लगाया तो हमें छूना पड़ेगा, उंगली से उसको छूना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे जितने भी अप्लाइड फोर्स कहा जाता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो वो जो सिंपली अप्लाइड फोर्स आता है वो सारे होते हैं मैकेनिक्स में। जो भी सिंपल अप्लाइड फोर्स होते हैं वो सारे नॉन कॉन्टैक्ट, वो सारे कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बताइए कौन कौन से होते हैं? मैग्नेट। देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आपने N पोल और N पोल दोनों पास पास लाए, छुएगा नहीं लेकिन वो दूर से धक्का देने लगेगा। S पोल ले आएंगे तो वो खींचता चला जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन।
कांटेक्ट नहीं हुआ दोनों मैग्नेट के बीच, लेकिन फोर्स लग रहा है, तो ये कैसा फोर्स हुआ? मैग्नेटिक फोर्स कैसा हुआ? नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ, है ना। मैग्नेटिक फोर्स हो गया। उसके बाद हाँ बिल्कुल, मैग्नेटिक के साथ इलेक्ट्रिक भी ले लो। दो चार्जेज हैं, दूर दूर रखे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, कॉन्टेक्ट में नहीं है फिर भी अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, और ग्रेविटेशनल। सूरज कितनी दूर है हमसे? करोड़ों किलोमीटर दूर है, 14 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर है सन हमसे। पृथ्वी पर इतनी दूर बैठे हुए हैं, और फिर भी पृथ्वी अंतरिक्ष में कहीं खो नहीं जाती, वो चक्कर ही लगाती रहती है। क्यों चक्कर लगाती है? क्योंकि सूर्य का आकर्षण, ग्रेविटी, उसको बांधे रखता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये भी हमारा नॉन कांटेक्ट होता है। तो कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। देखिए ये फोर्सेस जो हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस में से आने लगे ना, तो हम कुल मिला के मैकेनिक्स में जब क्लासीफाई करते हैं तो दो तरह से, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। तो फर्स्ट लॉ जो था, इसमें ओवरऑल इतनी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आनी चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ये देखो, जैसे कि मुझे कोई सरफेस है, इस पर हमें कोई ब्लॉक लगी है, ये तो उल्टा रखा हुआ है, इसका वेट है W, ठीक होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की ओर लगा होता है, वेट W। और सिंपली आपको मालूम है W बराबर क्या होता है? अगर इसका मास m है रुके का, और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है, तो वेट को कैसे डिफाइन करते हैं? W इक्वल टू mg है, W इक्वल टू mg। अब थोड़ा सेकेंड नंबर छोड़ के थर्ड में पहले आता है। थर्ड क्या कहता है कि अगर कोई भी क्रिया करी है कि उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बहुत सरल सा नियम है। और न्यूटन ने ये भी कहा था कि क्रिया प्रतिक्रिया आपस में बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। दिशा का मतलब बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट होगा। विपरीत का मतलब ये नहीं कि क्रिया हम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो प्रतिक्रिया हो रही 90 डिग्री में। विपरीत का मतलब 180 डिग्री, यानी पाई एंगल से हमेशा वो विपरीत दिशा में होगी। तो ये गुटका यहाँ रखा है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें कहते हैं इसका जब सरफेस को दोबारा में नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगा होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमने कुछ इंटरमीडिएट में सॉल्व करी होगी, तो इसको एन लेते हैं। मैथमेटिक्स में भी स्टैटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे कहते हैं? वेग है, ये एन कहाँ से आ रहा है? थर्ड लॉ से आ रहा है। बताइए, न्यूटन का तृतीय नियम तो बता रहा है इसको, क्योंकि अगर ये नॉर्मल रिएक्शन ना होता तो न्यूटन का तृतीय नियम वैलिड नहीं होता। केवल नीचे की ओर प्रेस कर रहा है गुटका इस सरफेस को W, यानी कि बल लगा रहा है ये गुटका अपने भार में G को मल्टीप्लाई करके mg, और इसी बल का एक रिएक्शन हमको मिल रहा है, उसको n से दिखाते हैं। n क्यों दिखाते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। अब कहेंगे नॉर्मल तो मतलब 90 डिग्री पे होता है और रिएक्शन तो यहाँ 80 डिग्री पे आ रहा है। तो सरफेस पे गुटका रखते हैं, सरफेस से नॉर्मल जा रहा है, इसलिए हम उसको n ले लेते हैं। इनको आप उसमें देखिए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल कुछ हैं जिनके आप फिगर बनाएंगे, जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट आपको याद रहेंगे कैसे होगा। पहला तो ये बना लीजिए, एन याद रहेगा ना, एन को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? अभी तक आपको लग रहा होगा कि भाई पुरानी हिस्ट्री की चीज़ें क्या बता रहे हैं, फर्स्ट लॉ बता दिया, इनर्शिया बता दिया। अब धीरे धीरे यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो चीज़ों को समझ में आएगा। नॉर्मल रिएक्शन, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन कब
प्रेस करते हैं किसी चीज़ को, प्रेस करने का मतलब दबाव पड़े या बल लगाया जाए। आपने एक टेबल की उस पर गुटका रखा, उसने प्रेस किया टेबल को नीचे, W mg फोर्स। प्रेस करते ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा और उसकी वैल्यू होगी m = W। दोनों आपस में बराबर होगा, डिफरेंस। अब एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं। देखो एक इस प्रकार की मेज है जिसमें जैसे मान लो ये टेबल है और ये मैंने वाइट बोर्ड खड़ा कर दिया नॉर्मल, है ना। ये मैंने एक बोर्ड लगा दिया नॉर्मल, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पर शॉर्ट में लिख लीजिएगा, ये m जो है x ओनली when pressing occurs। एक्स ओनली when pressing occurs का मतलब है कि जब दबाव उत्पन्न होता है तभी नॉर्मल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। गुटके का भार शून्य कर दो तो क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि W बराबर 0 हो जाएगा, n 0 हो जाएगा। तो ये मैंने सेंटेंस क्यों लिखा है, ये आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। वो चीज़ यहाँ से देखते हैं। आपने गुटका लिया, उसको ऐसे सटा के रख दिया है यहाँ पे, और इस गुटके का मास था m, क्लियर। तो सिंपली W = mg लगेगा नीचे। अब एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा, मान लो n1। n1 इसलिए लिया कि यहाँ पे दो सरफेस आ रही है, एक तो ये वाली, एक ये वाली। अब हमने माना कि यहाँ भी तो टच हो रहा है ये सरफेस से, तो इस सरफेस के नॉर्मल में रिएक्शन इधर लगेगा n2। इस तरह की प्रॉब्लम्स जब आप डायग्राम डिजाइन करोगे ना, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी। गुटके का कॉन्टेक्ट दो सरफेस से हो रहा है। अब मैंने कहा था कि नॉर्मल एक्स ओनली व्हेन प्रेसिंग अकर्स, तो प्रेसिंग कहाँ हो रही है? इस वाली सरफेस पर हो रही है। इस वाली सरफेस पर तो चिपका रखा हुआ है, इसको दबा नहीं रहा है ना, प्रेस नहीं कर रहा है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर n1 = W या n1 = mg और n2 = होगा n2 0। इस फिगर को भी ऐसे डायग्राम बनाओ, ये दो चीज़ें लिख लो, ये बहुत काम आएंगे आगे। इसी में अगर चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये गुटका रखता है m, W = mg। इस बार क्या करेंगे, इसको मान लो n2, और ये भी एक दीवार है, ये भी एक दीवार है, तो ये मान लो n1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 = 0 और n2 = W। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड से सटा के रखा जाए, चाहे राइट से रखा जाए। अब हमने क्या किया, ये वाला गुटका रखा था, देखिएगा, इसको हाथ से ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो फोर्स कितना इस पर लगा रहे हैं, अब ये क्वेश्चन बदल जाएगी, n1 = W, n2 = F हो जाएगा, क्योंकि गुटके को हाथ से ऐसे दबा रहे हैं, F फोर्स लगा रहा है, तो हमारी हथेली पर भी गुटका उतना ही बल लगाएगा विपरीत दिशा में, जिसको मैंने मान लिया था n2, तो n2 = F। तो आपकी प्रॉब्लम किसी तरह हो सकती है, गुटका रखा होगा, अगर प्रेसिंग नहीं हो रही है तो फोर्स वहाँ नहीं लेके चलोगे, रिएक्शन उसका 0 मानोगे, और अगर प्रेसिंग हो रही, देखिए मैं हाथ से प्रेस करने लगा इधर भी,
और इसका वेट प्रेस कर रहा है नीचे, तो दोनों तरफ से रिएक्शन होने लगेगा, N1 की वैल्यू भी आ जाएगी, N2 की भी आ जाएगी। ये उनका रखा। अभी ये क्वेश्चन ये है, अब मैंने क्या किया, इसको दबाया है, इस पर मैं धक्का दे रहा हूँ उधर दीवार की तरफ। अभी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, N1 बराबर है N2 बराबर W। इस तरह क्वेश्चन क्लियर। तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये चीज़ निकल के कहाँ से आएगी, जब कभी भूल जाओ तो उतना है। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स ओनली व्हेन प्रेसिंग occurs। प्रेसिंग चाहे वेट की वजह से हो, चाहे हम कोई फोर्स लगा के प्रेस कर रहे हो, तभी नॉर्मल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो पूछो। हो सकता है कि मैं कोई चीज़ बताने से स्किप कर गया हूँ, और जितने ज़्यादा सिली क्वेश्चन पूछोगे उतनी इम्प्रूवमेंट अपने आप में करोगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछना जो थोड़े बेवकूफ़ी भरे लगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। तो वही क्वेश्चन जब आप करोगे, डिस्कस करोगे, उसी से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, कॉन्सेप्ट तभी स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ इतना जो अभी तक बता दिया, उसमें से कोई चीज़ पूछना चाहो, कुछ डिस्कस करना चाहो। हाँ, कुछ भी लग सकता था। अगर हम इसको N1 मान लें तो यहाँ लिख देंगे N1 बराबर W। उसी तरह ले लो, ऐसे अगर लेंगे, मान लिया N1 ले लिया आपके तरफ से, तो ये आ जाएगा ये, और इसको N2 ले लोगे। हमें तो केवल ये देखना कि N2 फोर्स नहीं लग रहा था, तो N2 0 हो जाएगा, है ना। फोर्स लगने लगा तो N2 का गैप हो जाएगा। ये तो केवल दो ही फोर्सेस की बात हुई, एक नीचे की और एक साइड लगा रखा। अब आपके सामने जो प्रॉब्लम्स होगी उनमें 3 फोर्स लग सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं 90 डिग्री पर लग रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर लग रहा है, एक 30 डिग्री पर लग रहा है। फिर रिजॉल्ट कंपोनेंट निकालोगे, वो भी प्रॉब्लम बताएंगे हम धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग करो धीरे धीरे से। एक डाउनवर्ड फोर्स बताया, फिर हमने आपको बताया 90 डिग्री से लगने वाला फोर्स। प्रेसिंग नहीं हो रही तो नॉर्मल नहीं होगा, प्रेसिंग हो रही तो नॉर्मल लगेगा, है ना। इतना अब देखो यहाँ तक कुछ पूछना है और किसी को? तो कहाँ से स्विच है? ये तो 200 वाट का बल्ब जल रहा है, लाइट वेस्ट हो रही है और गर्मी और लग रही होगी उससे। सही है। अब देखते हैं, थोड़ा यहाँ से हट के सोचो। टेबल पे गुटका रखा है, अब इस टेबल को मैं कर रहा हूँ तिरछा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो आएगी कॉम्पिटिशन वो सीधी सीधी तो होगी नहीं। गुटका रखा, फोर्स निकाल लो, आप क्या करो। अब मैंने गुटके को टेबल को कर दिया तिरछा, और गुटका रखा ये, ठीक है, इसका मास था M, लेकिन टेबल को इतना तिरछा किया कि ये गिरने ना पाए। तो ज़्यादा तिरछा कर देंगे तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा उसको ओवरकम कर लेगा। ये आप लोगों ने इंटर जो मैथ वाले स्टूडेंटों ने पढ़ा होता है, तो वहाँ पे घर्षण पढ़ा करते थे। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है उससे ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो फिर फिसलने लगेगा, लेकिन नहीं फिसलेगा। इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी ना, कि किसी तल को कितने डिग्री से झुका दे, कितने ग्राम का गुटका फिसलने लगे, या कब तक नहीं फिसलेगा, कितना झुकाने तक। इस तरह की प्रॉब्लम करी होगी जो मैथ वाले स्टूडेंट। अब इसमें क्या होता है, अब आप लोग बताइएगा कि इसका जो वेट होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। W=mg। वेट तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की ओर हमेशा डायरेक्शन होता है उसका। पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर सारी वस्तुओं को खींचती है, तो इसका तो डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि ये आ गया W=mg। अब दूसरी बात आई नॉर्मल की। बताइए नॉर्मल किधर लगेगा? लेकिन न्यूटन ने तो ये कहा था कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप कह रहे हो कि आप
क्या कह रहा है कि नॉर्मल ऐसे लगेगा, है ना? ये तो 180 डिग्री नहीं हुआ, तो या तो न्यूटन गलत हो गए या हम गलत है, या फिर और कोई चीज़ मिस हो रही है। सोचो इसके बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में क्रिया होती है। तो क्रिया ये होने की वेट नीचे लग रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया अपोजिट जानी चाहिए, ऐसे क्यों जा रही है? बताने की कोशिश करो, बता कोशिश करो। सतह एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच जो कोण है उसकी वजह से। अच्छा वो वाला सेंटेंस मैंने लिखा था ना, नॉर्मल एक्शन एक्ट्स व्हेन प्रेसिंग अकर्स, उससे सोचो सरफेस को प्रेस किस डायरेक्शन में किया जा रहा है? सरफेस को तो गुट्टा अभी भी प्रेस कर रहा है इसी डायरेक्शन में लगा है ना? सरफेस को गुट्टा इसी डायरेक्शन में लगा। अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी थीटा होगा, यानी कि W क्रॉस थीटा से दबा रहा है। इन वाली प्रॉब्लम में W mg से दबा रहा था, अब mg क्रॉस थीटा से दबा रहा है क्योंकि टिल्ट हो गया एंगल, है ना? थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो W क्रॉस 90 मतलब क्रॉस 90 का मतलब बोलो। अच्छा बायो वाले कितने इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पर? अच्छा ये मैक्सिमम बायो के इंस्ट्रूमेंट, इंटर बायो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिजॉल्व कंपोनेंट वाली प्रॉब्लम हो रही होगी ना आपको, ये कॉस थीटा कैसे आ गया, साइन थीटा कैसे आ गया? बताओ बहुत इजी मैं बता दूंगा अभी कैसे होता है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना? होता क्या है कि जैसे ये तो आप जानते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना? कोई वेक्टर है और मानिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर लग रहा है, ठीक है ना? तो हम किसी चीज़ को, ये इस बोर्ड को हम इस डायरेक्शन में होने से ऐसे करके पुश करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है? ऐसे तो हम ऐसे पुश करेंगे जरूर, लेकिन खिसकेगा अभी इधर ही खिसकेगा, हवा में नहीं उड़ेगा क्योंकि इसका वेट है। तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि इस फोर्स ने इस डायरेक्शन में कितना अपना इफेक्ट डाला, तो क्या करते हैं इससे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये दो हिस्से आ गए। जो पहला वाला आया उसको कहते हैं Fx, जो नेक्स्ट डायरेक्शन में आया, और जो इस डायरेक्शन में आया Fy, इसको कहते हैं Fy। तो सिंपल ये होता है कि Fx बराबर होता है F cos थीटा और Fy इक्वल टू होता है F sin थीटा। और sin थीटा cos थीटा का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आप लोग को मालूम ही होगा, मालूम है ना? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, हाँ बोलो, मालूम है ना? तो इतना तो फिर सीखना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से मैंने बता दिया था, नीचे फोर्स लग रहा है लेकिन प्रेसिंग हो रही है, तो प्रेसिंग हो रही है केवल W cos थीटा से, और ये बिल्कुल मोटे मैंने ऐसे कर दिया, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, उनका रुकेगा नहीं, गिर जाएगा। उस कंडीशन में थीटा हो गया 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, W इंटू 0 हो गया 0, यानी फोर्स लग रहा है 0, इसको प्रेस करने वाला फोर्स लग रहा है 0, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 0, जो कि इनमें था। इस दीवार का नॉर्मल रिएक्शन 0 क्यों था? क्योंकि वहाँ पर एंगल 90 डिग्री मिलेगा। कोई बात नहीं, तो ये बात समझ गया। हमेशा जरूरी नहीं कि वेट के अपोजिट डायरेक्शन में ही आप फिगर में नॉर्मल बनाओ। अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, थोड़ा किताबों से प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? अब देखो कुछ और सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पर हो सकता है कि फोर्स फिर से W और M नॉर्मल ना हो, अपोजिट ना हो। जैसे इस तरह की सरफेस ले ली है,
अब इसमें एक मैंने ये बॉल यहाँ से छोड़ दी, बॉल क्या होगी, ऐसे आएगी, यहाँ से यहाँ के रुकेगी, नहीं रुकेगी, आगे जाएगी, आगे जाके फिर क्या होगा, फिर वापस आएगी, फिर तक जाएगी, चलती रहेगी। कुछ समय बाद ये आपकी बार यहाँ गई, आपकी बार यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक लोग क्यों रही है, ग्रेविटेशन फोर्स को नीचे खींच रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, और सामने घर्षण भी लगा है। जब यहाँ पर आ गया mg, mg नॉर्मल रिएक्शन, जब यहाँ पर था W बराबर mg, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, इस सरफेस से जहाँ पर भी इसका टेंजेंट होगा इसके 90 डिग्री n, यहाँ पर इसका जो टेंजेंट होगा n, और W इक्वल टू mg। तो ये तीसरी सिचुएशन हो गई, इसको भी डायग्राम ड्रॉ करो, याद रहेगा। ये तीसरी सिचुएशन हो गई जहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फिर से वेट के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है ना। ये वाला केस हुआ n नॉट इक्वल टू w, या कह सकते हैं n नॉट इक्वल टू mg, यहाँ पर भी n नॉट इक्वल टू mg, यहाँ mg के बराबर नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना। अच्छा, थर्ड लॉ के बारे में बताया था मैंने। ऐसा होता है कि न्यूटन ने तो सिंपली उस समय कह दिया था कि एक क्रिया के बराबर है क्रिया होती है और तत्काल होती है, मतलब तत्क्षण। जैसे ही आपने दबाया तुरंत उसका रिएक्शन आ गया, लेकिन आज के हिसाब से कहते हैं कि रिएक्शन आने में भी टाइम लगता है, तुरंत क्रिया नहीं होती, क्रिया होती है बराबर होती है, लेकिन तुरंत नहीं होती है। तो वो न्यूटन का थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया, बराबर क्रिया होती है लेकिन कुछ समय बाद, अरे उसका माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड में डिले हो गया, ये चीज़ बताने वाला था मैं वहाँ पर। कौन सा ये वाला नहीं समझ गया? अच्छा, जैसे बताया जैसे नीचे की ओर जाएगा W बराबर mg, तो नीचे की ओर आप एक चीज़ हमेशा याद रखो कि W बराबर mg हमेशा नीचे लगेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो अर्थ के सेंटर की तरफ होगी, उसको नहीं चेंज करना है। नॉर्मल का जो होता है वो सरफेस का नॉर्मल देखा जाता है, ठीक है। नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सरफेस का नॉर्मल होता है। सरफेस हमारी ये है, ठीक है, और इससे 90 डिग्री कोण पर लगेगा, ठीक है। हाँ, इसको और झुका दोगे, अब यहाँ पर क्या लगेगा, ये नॉर्मल इधर लगेगा और W बराबर mg इधर लगेगा, और लेकिन नॉर्मल हो जाएगा 0, क्योंकि अब ये वर्टिकल दबाएगा नहीं सरफेस को, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी, सरफेस तक दबाएगा नहीं, जरा सा भी तिरछा होगा तो उसको प्रेस करेगा। जो मतलब नहीं होता है हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पर W बराबर mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और n हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पर लगेगा, ठीक है। आप लोग आगे स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम पढ़ोगे, इसको मिटा दो चलिए। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी देखो, कोई जैसे ये सरफेस है,
पोजीशन होती है धागे से लटकाया जाता है, तो आपने देखा होगा वहाँ पर धागे में तनाव टी से प्रदर्शित करते हैं, टेंशन। तो टेंशन दिखाने का तरीका ये होता है टी और पॉइंट अवे होता है। क्यों? क्योंकि धागा जितना नीचे पुल करेगा वो अपने आप को वापस ले जाने की कोशिश करेगा, यानी कि उसका जो प्रत्यानयन बल होगा उसको वापस खींचने की कोशिश करेगा इलास्टिसिटी में। तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में भी टेंशन लगता है। इसलिए तो जब कभी जैसे हम ये बल केवल एक दिशा में दिखाते हैं, डब्ल्यू एम एक दिशा में दिखाते हैं, लेकिन टी हमेशा एक पूरी अपोजिट दिशा में दिखाया जाता है। तो जब कभी धागे वाला या स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर टी अंदर की ओर, एक धागा है उसको आप पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं तो टेंशन कैसे लगेगा, टी अंदर की ओर, टी अंदर की ओर, ठीक है ना। सर जी, जो तनाव बल होता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है कि इंटरनल फोर्स होता है? इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, आंतरिक बल होता है कि बाहर बल होता है जो टेंशन फोर्स होता है? आपने अच्छा क्वेश्चन किया। आंतरिक और बाह्य किस आधार से परिभाषित कर रहे हैं, कुछ आपको कैटेगराइज पहले बताया गया है? नहीं, हमने पढ़ा अब ये चीज़ तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मेरी समझ से तो बाह्य वाली है, क्योंकि गुटका अगर नहीं होता तो टेंशन क्यों उसमें आता है। अभी तो आप बताया कि नहीं, और अगर वैसे देखा जाए तो स्ट्रिंग की इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिसिटी कम थोड़ी जरूरत है, वो आंतरिक बल हो गया। आपने क्या पता क्या है? मुझे तो लगता है आंतरिक बल है। आंतरिक बल है, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी की वजह से उत्पन्न हुआ है, तो आंतरिक बल कारण उसका बाह्य है, लेकिन बल आंतरिक है। चलो देख लेते तो बताएंगे। सही कह रहे हो, आंतरिक होना चाहिए, कन्फर्म आंतरिक इसलिए होगा क्योंकि इलास्टिसिटी के कारण प्रयोग होगा। पीतल का तार रखो तो अलग होगा, लोहे का तार बनाओ अलग होगा, कॉपर का तार बनाओ तो अलग टेंशन हो जाएगा, उसके आंतरिक गुण परिवर्तित हो रहे हैं, तनाव बदल जाएगा। नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, क्यों? डब्ल्यू बराबर टी होगा यहाँ पे, एक चीज़ की तो है। तो चाहे आप लोहे का तार बनाएं चाहे कॉपर का बनाएं, गुटके का वजन अगर mg रहेगा उतना ही ठीक है। ये से पता लगा कि बाह्य बल, क्योंकि बाह्य कारण पर निर्भर कर रहा है। समझना पड़ेगा, तो ध्यान नहीं आ रही इसमें कॉन्सेप्ट था। ठीक, आप भी देखना जहाँ पढ़ाओ, मैं देखता हूँ उसमें, ठीक है। तो इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना आपको, तो थोड़ा हम लोग कुछ डिस्कस कर लेंगे आगे। राइट, चलिए एक चीज़ ये बताइए, अगर इसी गुटके में ऐसा कर दिया जाए, ये मान लो ए पॉइंट है और ये हिस्सा मान लो बी है धागे का, इस पर फोर्स लगा के मैं खींच रहा हूँ, ऊपर वाला धागा टूटेगा या नीचे वाला टूटेगा? ये समझ रहे ना, यहाँ से एक धागा लटका हुआ है, इस धागे में गुटका लटका हुआ है, इसके नीचे फिर एक धागा लगा हुआ है और यहाँ से पकड़ कर मैं खींच रहा हूँ, तो ये धागा टूटेगा, एक स्थिति में आगे टूट तो जाएगा, यहाँ से टूटेगा कि यहाँ से टूटेगा? एक पॉइंट से सर टूट सकता है, एक पॉइंट से टूट सकता है। बी कितने लोग बता रहे हैं बी से टूटेगा? ये डिपेंड करेगा धागे को कैसे खींच रहे हैं। यहाँ पर भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाली बात आती है। दो सिचुएशन है, धागे को आप धीरे धीरे खींचना उसको, मैं बता रहा हूँ कैसे। मान लीजिए रबर स्ट्रिंग ही है, अब बताइए कहाँ से टूटेगा? और एक दूसरी स्थिति में मैं अब कहाँ से टूटेगा? दोनों उल्टे बता दिया आपको। जब हम धीरे धीरे खींच रहे होंगे उस समय इनर्शिया का ट्रांसफर यहाँ हो गया होगा, समय लग रहा है ना, तनाव है ऊपर वाले धागे में, धीरे धीरे हम खींच रहे पहुँच गया तो ऊपर से टूटेगा, और झटके से खींचेंगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये गुटका रेस्ट में ही रहेगा
ऊपर वाले धागे को नहीं खींचने देगा, केवल टेंशन यहीं तक सीमित रहेगी। तुरंत झटके से मैंने खींचा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपनी जगह रहा, इसमें ऊपर वाले धागे को नहीं खींचे। तो झटके से खींचेंगे तो बी पॉइंट से टूटेगा, और धीरे धीरे खींचेंगे तो ऊपर वाला टूटेगा। ठीक है ना? हाँ, जैसे सर कि वो ग्लास से सिक्का ऊपर रख देते हैं, झटके से नीचे तो सीधा रहता है। ये गिलास है, इसके ऊपर आप एक रख दो ताश का पत्ता या कोई कार्डबोर्ड, उसके ऊपर रख दो सिक्का। अब इसकी दो सिचुएशन है, एक मैंने यूँ हिट किया तेज़ी से, कार्ड निकल जाएगा, सिक्का गिलास में गिर जाएगा। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इतनी तेज़ मोशन कराया हमने कि सिक्के को मूव करने का मौका ही नहीं मिला, वो अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहा, यानी कि फोर्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाया कार्ड से सिक्के में, नहीं हो पाया, इसलिए सिक्का अपने स्थान पर रहा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट और गिलास में गिर गया। अब आप कार्ड को धीरे धीरे खींचो, क्या होगा? सिक्का उसमें रखा अपने साथ बाहर आ जाएगा, गिलास में नहीं गिरेगा। धीरे धीरे खींचने का मतलब है कि फोर्स सिक्के में भी ट्रांसफर हो रहा है। आप खींच रहे हैं तो वो साथ में सिक्का भी खींचा चला आ रहा है, कार्ड पे रखा हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा होता है। ये भी सिचुएशन, वो भी सिचुएशन, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा दें आपको। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स तो आपको आएंगे नहीं, आपको तो केवल प्रॉब्लम डिस्कस करना आना चाहिए। थ्योरी पे कंसंट्रेट कर लिया, प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। ठीक है? ऐसा करते हैं, आज मैं गुटके की थोड़ी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, तो जिससे कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके घर पे थोड़ा रिवीजन कर लेना। तो कल सेकेंड लॉ न्यूटन का बताएंगे, मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट बता देंगे। उन पे ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे एम बी का रिलेशन, बी पी का रिलेशन, एम पी का रिलेशन कैसे बदलता है, अलग अलग बॉडी है सेम वेलोसिटी से जा रही है तो कैसे ग्राफ बनेगा, डिफरेंट मास है, डिफरेंट मास की वेलोसिटीज हैं, सेम मोमेंटम है तो क्या होगा, सेम वेलोसिटी है तो क्या होगा। हाँ, वो सारी चीज़ें, तो वो सेकेंड लॉ उठाएंगे। आज फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ले लेते हैं। ठीक है? तो स्किप करके सेकेंड लॉ लेंगे कल, तो उसमें वो कंसेप्ट डालेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करके देखेंगे इसकी वाली, ये एंगल जो कॉस थीटा साइन थीटा वाला था। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो ज़्यादातर, मैथ वाले तो कर लेंगे। एक प्रॉब्लम लिखो, अच्छा, पी एक्स बराबर कॉस टी, पी वाई बराबर साइन टी दिया है। पी एक्स बराबर कॉस टी, पी वाई बराबर साइन टी। हालांकि सेकेंड लॉ का है, लेकिन यहाँ पे थीटा वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा है, इसलिए बता रहा हूँ, अभी रिवाइज कर लो। इस तरह की एक प्रॉब्लम दी है और आपसे पूछा गया है फोर्स एंड मोमेंटम का डायरेक्शन है, मोमेंटम का डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल निकालना है। आपको क्या निकालना है? मोमेंटम समझ रहे हैं, संवेग। ये देखो px का मतलब है x, कोई कण है वो कहीं गति कर रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसका x दिशा में संवेग इतना है, y दिशा में संवेग इतना है, तो उस पर कोई ना कोई बल लग रहा होगा तभी तो वो चल रहा है। अब इन्होंने पूछा बल और संवेग के बीच का कोण निकालना, क्या करो? जैसा कि आपने बताया इसके भी ना की पावर मिल जाएगी, तो एफ और उसके एक्स एक्स में और एफ के बीच में से एक कोण लेकर उसको एफ और थीटा से निकालेंगे। हाँ, वो लेकिन आप बना कैसे पाओगे, क्योंकि कॉस की साइन की दिया आपको नहीं, पहले कोण नहीं होना तो डायरेक्शन नहीं पाओगे। जब कभी कंपोनेंट दिए हो तो आप याद रखो, जैसे कि होता है वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ए कैप। आप जानते हैं मैं कहना आप मत
वाले हैं, आप ये जानते हैं वेक्टर आर आई जे के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। यहाँ पर दो ही डायरेक्शन है तो हम इसको हटा दें। अब हमारे पास है मोमेंटम, हम निकाल रहे हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट कितना, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। तो लिख लो मोमेंटम पी इक्वल्स टू कॉस पी आई कैप प्लस साइन पी जे कैप। एक चीज मालूम हो गई। अब हमें क्या निकालना था, फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल थीटा निकालना था, है ना। ये मालूम हो गया। फोर्स निकालो, फोर्स भाई कैसे निकालोगे, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। परिवर्तन की दर का मतलब है dp अपॉन dt। अब ये चीज समझ पा रहे है ना, मतलब अगर हम टाइम के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दें, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये होता है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर किसी चीज़ को निकाल लें इंफॉर्मेशन, और इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के बड़ा करके सूचना को इंफॉर्मेशन को निकाला जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इसको निकालना आता है, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। अच्छा, आप लोग कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के, फाइव वाले स्टूडेंट्स, है ना। जैसे सिंपली डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वन, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ और लॉग के 10-12 ढंग फार्मूले हैं, वो आपको टेबल दी होगी किताबों में, तो लर्न कर लो, ठीक है। अगर यहाँ टी हो जाएगा तो यहाँ भी टी हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ वाई कर दोगे, यहाँ वाई कर दोगे, वेरिएबल जो है वो सेम रहेगा। यहाँ टी है, यहाँ टी था इसलिए टी है। डिफ्रेंशिएट करो, हमें करना है डी ओवर डी टी कॉस ऑफ टी आई कैप प्लस साइन ऑफ टी जे कैप। करो एफ इक्वल्स टू डी ओवर डी टी कॉस टी, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी आई कैप। साइन का क्या होगा, प्लस का कॉस प्लस कॉस टी जे कैप, ठीक है। अब अगर हम लिखें वेक्टर एफ डॉट वेक्टर पी, तो ये होता है एफ पी कॉस थीटा, समझे। तो हमें कोण, ये चीज़ आपको मालूम है, नोट कर लो जो चीज़ें आपको काम आएंगी थोड़ी फिजिक्स पढ़ते समय, थोड़ी मैथमेटिक्स। पहले तो आपको ये डिफरेंशिएशन के फार्मूले, कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले दिए होंगे आपकी फिजिक्स वाली बुक में, स्टार्टिंग वो कर लेना। साथ में वेक्टर का प्रोडक्ट, तो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, सदिश प्रोडक्ट, सदिश गुणन, अदिश गुणन। कितने स्टूडेंट हैं जो वेक्टर गुणन जानते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। भाई वालों ने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स में वेक्टरों का योग, वेक्टर का घटाना, ये पढ़ा है ना। तो उस वाली किताब से रिवाइज कर लेना। वहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक सदिश गुणन होता है, एक अदिश गुणन होता है। तो ये वाला अदिश गुणन है, इसमें कॉस आता है, उसमें साइन आता है ना। अगर सदिश का गुणन होता है तो अदिश गुणन आता है। क्या चीज़, अगर सदिश का सदिश और सदिश का जुड़ा कर आएगा तो अदिश प्राप्त होता है। अदिश भी हो सकता है, सदिश भी हो सकता है। सदिश और सदिश का अदिश गुणन अदिश होगा, और सदिश गुणन करा दो सदिश होगा। देखो ये तुम्हारा एफ डॉट की ये अदिश है, ठीक है। और एफ क्रॉस अगर कुछ करा दोगे तो ये जो मान लो आया एक्स वेक्टर, तो ये वेक्टर होगा, यानी कि
ये गुणन कैसा होगा? सदिश होगा। अंतर क्या होता है? अदिश गुणन में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और सदिश में क्रॉस है। क्रॉस है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, वो आपको तैयार करना है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। नोट कर लो, इतना करोगे हर जगह जरूरत पड़ेगी अभी क्लास में आगे। हमें निकालना है थीटा, कॉस थीटा यहाँ ले आए, एफ डॉट पी डिवाइडेड बाई एफ पी। ये जो लाइन्स दी थी इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एफ एंड मॉडुलस ऑफ पी, मतलब द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स विदाउट डायरेक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोमेंटम विदाउट डायरेक्शन। एफ डॉट पी कैसे निकाला जाता है? देखो पहले मैं एफ लिख रहा हूँ। एफ हमारे पास आया माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप डॉट पी कितना था? कॉस और साइन है ना, कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप डिवाइड बाई एफ इंटू पी। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो इस आई वाले का आई के साथ करते हैं और प्लस लगा के, हाँ तो ये हो जाएगा, नीचे तो ऐसा ही आ जाएगा एफ और टी माइनस साइन टी इंटू कॉस टी और ये प्लस कॉस टी इंटू साइन टी। ये भी साइन टी कॉस टी लिखा, ये भी साइन टी कॉस टी लिखा, कट गया, ये बराबर हो गया 0 बटे एफ पी या 0। यानी कि कॉस थीटा बराबर 0 और कॉस में 0 कितने का मान होता है? कॉस 90 का मान होता है। इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री आता है, फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल। तो ये सेकेंड लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई और इसमें थोड़ा सा रिजॉल्व कंपोनेंट वाली चीज़ आ गई जो डिस्कस किया था पहले ना नॉर्मल रिएक्शन करने से, इसलिए एग्जांपल बता दिया। कोई जरूरी नहीं इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको समझने में हेल्प करेंगी। टाइम है इसी की एक प्रॉब्लम छोटी सी कर लो। आप लिखो टी बराबर, ये बता दिए वाला शुरू में ये चीज़ें थोड़ी सी कठिन लग रही होंगी, जैसे कॉन्सेप्ट बताया। किताब को उठाओगे तो हो सकता है किताब में जैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हो, लेकिन जब आराम से आप पढ़ोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो जो मैं बता रहा हूँ जो किताब करी वो एक ही बात चीज़ होगी, उसको कहने का तरीका थोड़ा सा अंतर होगा, समझ में आएगा।
P इक्वल्स टू मोमेंटम और टाइम का रिलेशन दिया है, समय के सापेक्ष कोई समीकरण दिया है, P बराबर 2t² + 3t + 4। समय बदलेगा तो मोमेंटम बदल जाएगा, मतलब P की वैल्यू पे डिपेंड करेगा मोमेंटम क्या है ना। हमें ज्ञात करना है कि जब समय 1 सेकेंड हो जाएगा, वस्तु ने चलना शुरू किया और इस समीकरण के अनुसार मोमेंटम बदल रहा है, फोर्स लगाया, मोमेंटम जनरेट हुआ, 1 सेकेंड के बाद इस वस्तु पे कितना फोर्स लगा हुआ, हमें कैलकुलेट करना है F आफ्टर 1 सेकेंड। देखिए इस प्रॉब्लम को कौन कर लेगा, आपने कोशिश कर। चलो बताओ, हिंट ये है कि न्यूटन का सेकंड लॉ लगना है बराबर डी की होगी। नहीं अवकल पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एफ निकालो। बताओ सभी लोग एफ कैसे निकालेंगे अगर पी मालूम है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यही तो पढ़ा है आप लोगों ने, एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एक ये भी पढ़ा है, एफ बराबर एम इंटू ए, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। ये भी सेकंड लॉ, इसको हम अवकलन के फॉर्म में डेल्टा को डी लिख सकते हैं, तो डी पी ओवर डी टी, तो ये डी पी ओवर डी टी हुआ, यानी कि डी ओवर डी टी है, पी की जगह हमें क्या रखना है? फार्मूला ये लगा देना है, x की पावर n वाला। चलो भाई कौन बताएगा टी कितना आएगा? बोलो सब लोग सहमत है? देखो टी तो ये ऐसे ही लिख देंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? n बराबर 2 है ना, तो 2 टी की पावर 2 - 1 यानी कि 1, तो 2 × टी, 2 ये वाला आ गया, और टी स्क्वायर का कितना हो गया? 2 × टी + 3 × टी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? अगर x की पावर 1 है तो यहाँ 1 × x की पावर 1 - 1, तो किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो सारी चीज़ें 1 होती हैं, 1 प्लस जब नियतांक होता है, यानी कि डी ओवर डी एक्स अगर हमें निकालना हो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो तो 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया 0। तो एफ इक्वल्स टू कितना हो गया? 4t + 3। हमें निकालना है 1 सेकेंड पर, तो एफ हमें कब निकालना है? जब t बराबर 1 रख देंगे, t की जगह 1 रखो, 4 × 1 + 3 = 7 न्यूटन। आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से अब सोचिएगा, आई जे के में भी प्रॉब्लम हो सकती है। t बराबर कह दें कि इतने टी आई कैप, इतने जे कैप, इतने के कैप, तो तब जब आप निकालोगे तो यहाँ आई जे के नहीं हटा पाओगे, आई जे के बने रहेंगे, सीधे टी की वैल्यू रखोगे और जो एफ का मान आएगा वो भी आई जे के की फॉर्म में आएगा। तो आई जे के का मतलब वो डायरेक्शन बता रहा होगा किधर जा रहा है, यहाँ तो केवल परिमाण निकालना है। आई होता है एक्स अक्ष पर, वाई जे अक्ष पर होता है, जेड अक्ष पर के होता है, और ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एकांक सदिश, मतलब एकांक सदिश का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, जिसका मैग्नीट्यूड हो। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स। अभी लगभग 5 मिनट 6 मिनट है, ये सबने कर लिया। गुटके वाली इधर का टॉपिक था, एक गुटके वाली प्रॉब्लम का एग्जांपल लेता हूँ, तो किताब से देख लेना, फिर आगे और डिस्कस करेंगे मतलब। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक सरफेस है, उस पर गुटका रखा, इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, किधर चलेगा गुटका? बताओ। ये डस्टर रखा हुआ है, दिख रहा है सबको? ये रखा हुआ है, इधर हम लगा रहे हैं
चलेगा तो कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। प्रॉब्लम आएगी कि त्वरण कितना उत्पन्न होगा, ठीक है। तो A बराबर F नेट बटे कुल मास। यस, वेरी गुड। तो ये आता कैसे? तो सबसे सरल प्रॉब्लम देखो पहले ये वाली, ये है हमारी सरफेस, क्लियर। ये रखा है कोई गुटका, इसका मास है m, इस पर हमने इधर फोर्स लगाया m1, इधर को फोर्स लगाया F2। अगर हमने कहा F1 ग्रेटर देन F2 तो किधर चलेगा? बताइए, F1 ग्रेटर देन F2 किधर चलेगा? नहीं, जिधर ज़्यादा बल लग रहा होगा, इधर F1 से खींच रहे हैं, हाँ खींच रहे हैं। अगर खींचने के बजाय हम यहाँ से F2 लगाने लगे, यहाँ से F1 लगाने बात तो नहीं है, ठीक है। F1 बड़ा इधर जाएगा, चलते हुए गुटके में जब इधर जाएगा तो इसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण कितना होता है? F नेट इक्वल्स टू m इंटू ए। F नेट का मतलब है कि सभी बलों का वेक्टर सम, तो परिणामी बल कितना है? F नेट। F नेट का मतलब हो जाएगा F1 बड़ा F2 छोटा, दोनों विपरीत दिशा में है, तो F1 माइनस F2 इक्वल्स टू m इंटू ए। गुटके में कितना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा? दोनों बलों का अंतर बटे गुटके का मास। ये तो सरल सी प्रॉब्लम हो गई बिल्कुल, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसी सरल प्रॉब्लम थोड़े आएगी। देखो 100% मार्क्स ले जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा पहली बार में। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हुआ, जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब आप ऐसे ले लो, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये रखते हैं। इनको हमने बांध दिया धागे से। अब एक धागे से यहाँ से हम F1 से खींच रहे हैं, इधर पीछे की ओर नहीं खींच रहे, एक की तरफ खींच रहे हैं। रेलगाड़ी बना दी M1 M2 M3 तीन डब्बे की, ठीक है। अब क्या होगा? पूरे सिस्टम में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मानिए इस दिशा में चला तो एक्सेलरेशन ये होगा। आप बताइए कितना होगा? तनाव भी उत्पन्न होगा। यहाँ पर मान लिया T1 है, यहाँ पर मान लिया T2। हमने कहा था धागे में तनाव होता तो अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। अभी क्वेश्चन बना F नेट कितना है? इस डायरेक्शन वाला फोर्स F नेट कितना हो गया? F1 माइनस F2 था ना, इधर वाला फोर्स माइनस इधर वाला फोर्स, तो इधर वाला फोर्स F हो गया माइनस इधर वाला फोर्स 0 है ही नहीं। तो F नेट बराबर क्या हो गया? F। अब हमने कहा था कि A बराबर होगा F नेट बटे M, यानी कि अगर हम ये लगा दें फार्मूला F नेट इक्वल्स टू M इंटू A, तो ये हो जाएगा F नेट की जगह F, और पूरा F किसको खींच रहा है? M1 को, M2 को, M3 सबको खींच रहा है। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो जाएगा पूरी ट्रेन में? ठीक है, F जितने फोर्स से खींच रहे हैं बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है ना। दो प्रॉब्लम्स और इसमें कर लो इसी के लिए। F निकाल सकते हैं, A निकाल सकते हैं। अब इस तरह की प्रॉब्लम, यहाँ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम से स्टार्ट होंगी जो आपके कॉम्पिटिशन में आएंगी। इस तरह 3 गुटके हैं, इनका मास अलग अलग दे दिए, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, फोर्स 20 न्यूटन से खींच रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम होगी। हम जनरल आपको बता दें कि M1 M2 M3 3 गुटके हैं,
M1 M2 के बीच T1 टेंशन लग रहा है, M2 M3 के बीच T2 टेंशन लग रहा है। अब आपको क्या करना है, F निकाल लिया था, A निकाल लिया था, T1 निकालो, T2 निकालो। T1 कैसे निकालोगे? यानी इधर ज़्यादा पर लगता है, उसमें नंबर को घटा करके पूरा सिस्टम चलेगा रहा है। तो अब इसके लिए क्या है, हम फिगर को तोड़ते हैं ब्रेक में। ब्रेक करने का मतलब जिस चीज़ को पूछा गया वहीं तक केवल लेते हैं। T1 हमारा यहीं तक लग रहा है, तो हम इसको ये इतना। दूसरा तरीका एक और है, T1 यहाँ भी लग रहा है, तो आप चाहो तो इसको ले, लेकिन इधर वाला लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, क्योंकि 2 मास आ गए तो इक्वेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। यहाँ सिंपल। अब देखो इस चित्र को ध्यान से देखो, हमें T1 निकालना था। आप लोग देखो पीछे वाले स्टूडेंट्स, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? थोड़ा सा टिपिकल होगा। हमने ये निकाल लिया। अब हमसे पूछा जाए कि पहले और दूसरे गुटके के बीच जो धागा बंधा उसमें तनाव ज्ञात करो, तो केवल वहीं तक ले लो जहाँ तक तनाव है। लेकिन तनाव यहाँ भी आ रहा है, तो या तो हम इतना ले लें। ये ले लेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा कठिन हो जाएगी, क्योंकि 2 गुटके। ये ले लेंगे तो एक ही गुटका सरल हो जाएगा। तो अब इस पर फोर्स अप्लाई करो, चलाओ। कैसे? F इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, जा रहा है उधर, तो F माइनस T1 होगा या T1 माइनस F होगा? F माइनस T बराबर माइनस A। F माइनस T1 किसके बराबर होगा? M इंटू A। M1 इंटू A, है ना? M1 इंटू A, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा डॉटेड डायग्राम बना लो, जिससे क्लियर हो जाए कि हम ऐसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। ये वाली क्वेश्चन ले लो, फिर आगे T1 और T2 निकाल कर दिखाते हैं। क्या बता रहे बेटा? इसके लिए प्रॉब्लम है कि उसमें वैल्यू दी होगी, M1 की वैल्यू दी होगी, फोर्स की। डायरेक्ट कैसे निकालोगे? इस कंडीशन में M1A प्लस T1 इक्वल टू F वो तक भी मेथड को वापस सॉल्व करेंगे। हाँ तो देख लेंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ ये फंडामेंटल है, मतलब यहाँ से सीखना। हमें लगता है कि आप ये अज्यूम करके चलोगे कि उल्टा उल्टा चलना है, ये इधर कर दो, फोर्स कितना चलेगा? चलो अच्छी चीज़ है। अगर तुम कोई चीज़ नहीं लेके आते तो उसको जो डिस्कस करेंगे। हमें क्या करना है, T निकालना है। केवल हमें इससे मतलब नहीं रहा, केवल इसको सोचेंगे, ठीक है। तो ये आ गया दिस। तो अब हम क्या करेंगे, T1 में निकालना, तो T1 इक्वल टू F माइनस M1A, और T1 इक्वल टू F कितना था? M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A माइनस M1A। T1 इक्वल टू, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो M1A कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? M2 प्लस M3 इंटू A। एक ही वैल्यू ये वाली रख दो, तो T1 इक्वल टू M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F आया। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना है ऐसे। अब ये जनरल फार्मूला आ गया, अगर आपने याद कर लिया। इसी तरह की प्रॉब्लम है और कहा गया कि 5 किलो के 3 गुटके हैं,
और 20 न्यूटन फोर्स से खींचे जा रहे हैं तो पहले गुटके के फोर्स सीधा 5 + 5 5 + 5 = 5 × 20 निकल आता है। फॉर्मूला याद है। T2 निकालो। T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये वाला लो। कैसे इक्वेशन बनेंगी हमारी? हाँ, M3 ले लो, M3 ले लो। 2 लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी, हम केवल इतना ले लेंगे। T2 आ गया हमारा, इधर लग रहा है, इधर 0, T2 - 0 = M3A। ठीक है, ये नोट कर लिया तो ये कौन बराबर जल्दी से ये बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आई। जब T1 निकालना तो इसको लिया था, T2 निकालना हम चाहे पूरा ले सकते हैं, M3 भी आ जाएगा, M2 भी आ जाएगा, 2 बार T2 आ जाएगा, क्या जरूरत है? छोटी छोटी प्रॉब्लम हो, कितना सा ले लिया आपने। अब इसमें लगाओ, इधर T2 लग रहा है, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना? इतना भी तो ले सकते हैं, ये T1 इतना अगर इतना भी लोगे तो T1 T2 2 टेंशन आ जाएंगे, तो फिर से निकालेंगे। हाँ वैसे भी निकाल सकते, इसको ले लोगे तो T1 - T2 = M। अगर ये हो गया ये, तो हम इक्वेशन लिखोगे T1 - T2 = M2A। ठीक है, और T1 की वैल्यू रख दोगे, T2 आ जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो T2 - 0, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, T2 - 0 = M3A। T2 = M3 × A, M3 divided by M1 plus M2 plus M3 × F। अब इन दोनों को देख के लॉजिक डेवलप होता है। चलो ये तो आपकी प्रॉब्लम थी, इसमें M1 M2 M3 3 गुटके थे। अगर कहा जाए M1 M2 M3 M4 M5 M6 ... n गुटके बंधे हुए और कहीं पे भी फोर्स निकालना, टेंशन निकालना बहुत सरल तरीका। इसको देखो, जब T1 निकाल रहे थे तो M1 छूट गया ऊपर, बाकी सब आ गए नीचे। जब T2 निकाल रहे थे तो T2 के पहले वाले छूट गए, यानी कि जहाँ से फोर्स निकालते हैं उसके पीछे वाले गुटकों का द्रव्यमान M2 + M3 बटे सबका द्रव्यमान × F। T2 यहाँ से निकालेंगे तो उसके पीछे वाले गुट का M3 बटे सबका सम M1 + M2 + M3 × F। अब देखो M4 M5 बहुत सारे रख लिए। ये आ गया T3 T4। अब अगर आपसे कहा जाए T3 निकालो तो T3 बराबर क्या आ जाएगा, पीछे वाले सब ले लो, यानी कि M4 + M5 बटे M1 + M2 M3 M4 M5 × F सब
एक है। आगे इसमें अब यहाँ से निकालना तो M5 बटे सारे जोड़ दो, M1 + M2 M3 M4 M5 × F आ गया। तो मतलब जहाँ से टेंशन निकालना है उसके पीछे वालों को जोड़ लो, पहले वाले सब छोड़ दो, बस ठीक है, आ जाएगा। ये वाली गुटके वाली प्रॉब्लम्स n गुटके जोड़ दिए जाए तब क्या होगा, फिर उनमें से n/2 वाले पे टेंशन निकालना है, n/4 वाले पे टेंशन निकालना है। प्रॉब्लम्स और भी दी होंगी, आप लोग करना करके। मोबाइल ये ऑफ कर दो, चलते